16 अक्टूबर 2025। कैटेगट जलडमरू मध्य बाल्टिक सागर, डेनमार्क और स्वीडन के बीच की बर्फीली पानी में कुछ असामान्य हो रहा है। एक रूसी पनडुब्बी जिसे नाटो क्लास किलो के नाम से जानता है, इन पानियों से गुजर रही है। सालों तक इस तरह की पनडुब्बी पश्चिमी एडमिरलों के लिए एक डरावना सपना रही है। शांत, घातक, रूसी नौसेना का गर्व। लेकिन आज यह अकेला नहीं है। स्वीडिश नौसेना की विस्बी कॉर्वेट्स, जो रडार को धोखा देने के लिए खंजर के आकार के जहाज हैं, उसके चारों ओर घूम रही हैं। आसमान में ग्रिपेन लड़ाकू विमान दांतों तक हथियारों से लैस शिकारी की तरह चक्कर लगा रहे हैं। आप इस दृश्य को देखते हैं और शायद सबसे बुरा सोचते हैं कि वह क्लासिक बिल्ली और चूहे का खेल होने ही वाला है। लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा है। पनडुब्बी दरअसल वह किसी गुप्त ऑपरेशन में डूबी हुई नहीं है। वह सतह पर है और एक बचाव जहाज द्वारा खींची जा रही है। वह जंग लगा, थका और डीजल का धुआं उगल रहा है, जैसे मर रहा हो। और स्वीडिश सेना उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। वे असल में उसके चारों ओर परेड कर रही हैं। जो आप देख रहे हैं वह रूसी ताकत का प्रदर्शन नहीं है, यह अपमान की परेड है। यह एक लाइव पोस्टमार्टम है, जहां इतिहास की सबसे गुप्त युद्ध मशीनों में से एक के राज उजागर किए जा रहे हैं। और स्वीडन, जो ऐतिहासिक रूप से रूस के सबसे पुराने प्रतिद्वंद्वियों में से एक है और अब नाटो का सबसे नया सदस्य है, वही इसे चला रहा है। लेकिन आखिरकार एक आधुनिक और शांत पनडुब्बी कैसे एक चलती फिरती भूत बन गई? स्वीडन ने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों दी? उन्हें ऐसा क्या पता था जो हमें नहीं था? इसे समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा, खास तौर पर सितंबर 2025 के अंत में। भूमध्य सागर में पनडुब्बी B26 एक नोवोरोसियस्क युद्ध गश्त पर थी जब सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। यह कोई सामान्य खराबी नहीं थी। 10 से ज्यादा गंभीर खराबियां एक के बाद एक हो रही थी। सबसे पहले नेविगेशन सिस्टम, जो जहाज का दिमाग है, काम करना बंद कर गया। फिर ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो गया। पेरिस्कोप, जो पनडुब्बी की आंख है, उसमें भी खराबी आ गई। लेकिन असली बुरा सपना तब आया जब फ्यूल सिस्टम अंदर से फट गया। बेहद ज्वलनशील डीजल सीधे क्रू के कंपार्टमेंट में रिसने लगा। वहां 80 लोग सवार थे और पनडुब्बी एक टाइम बम बनती जा रही थी। क्रू के सामने एक नामुमकिन चुनाव था, या तो पानी के नीचे रहकर समुद्र की गहराई में आग का गोला बनने का खतरा उठाएं या ऊपर आएं। पूरी तरह से नाटो के सामने आना और पूरी तरह से अपमान सहना। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। इसलिए 9 अक्टूबर को एक फ्रांसीसी फ्रिगेट ने नोवोरोसियस्क को सतह पर ब्रेटनी के तट के पास देखा और उसके बगल में एक महासागरीय टगबोट था जिसका नाम याकोव ग्रेबेल्स्की था। वही टगबोट सब कुछ लेकर आया था। आधुनिक और कार्यशील पनडुब्बियों को नियमित यात्रा के लिए एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन रूस ने एक और कहानी बेचने की कोशिश की। उसने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय नौवहन नियमों के अनुसार बेड़ों के बीच एक सामान्य स्थानांतरण था। लेकिन नाटो इस कहानी को नहीं मान रहा था। मित्र देशों की समुद्री कमान ने सतह पर आई पनडुब्बी की तस्वीरें जारी की, जिसे फ्रांसीसी फ्रिगेट एस्कॉर्ट कर रहा था। और तस्वीरों के साथ 3 शब्दों का एक संदेश था, हम देख रहे हैं। यह कुछ ऐसा था जिसकी रूस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नाटो द्वारा नियंत्रित जल क्षेत्रों के माध्यम से 6000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत। हर मीटर की निगरानी और हरकतें दर्ज हो रही थी। इसके बाद जो हुआ वह एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नाटो वास्तव में कितना एकजुट है। 7 से 9 अक्टूबर तक ब्रिटिश फ्रिगेट HMS आयरन ड्यूक ने चैनल डीला मंचे में 72 घंटे सुरक्षा संभाली। फ्रिगेट का वाइल्डकैट हेलीकॉप्टर नीचे उड़ रहा था, दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा कर रहा था। इस बीच पनडुब्बी अपना धीमा और अपमानजनक रास्ता तय कर रही थी, घसीटी जा रही थी, असुरक्षित थी, उजागर थी। इसीलिए जब काफिला उत्तरी सागर में दाखिल हुआ तो बेल्जियम और डच लोगों ने जिम्मेदारी संभाली। जैसे एक रिले दौड़ जो पूरी तरह से तालमेल के साथ आयोजित की गई हो।
डच हाइड्रोग्राफिक जहाज GRMS लोएमिस ने पनडुब्बी को अपने क्षेत्र से होकर मार्गदर्शन किया। कुल मिलाकर 6 अलग अलग देशों के 11 जहाज थे। हर देश ने जिम्मेदारी अगले देश को सौंप दी। हर कोई कीमती खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। ध्वनि डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें, और ये सब कुछ रियल टाइम में ब्रुसेल्स स्थित नेटो मुख्यालय को भेजा जा रहा था। लेकिन असली शो तो अभी आना बाकी था। 15 अक्टूबर को पनडुब्बी ने डेनमार्क की खाड़ी पार की और आधिकारिक तौर पर बाल्टिक सागर में प्रवेश किया। और वहीं कुछ बदल गया। बाल्टिक सागर अब रूस का पिछवाड़ा नहीं रहा, खासकर फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद। इसीलिए 16 तारीख को जब काफिला काटेगढ़ जलडमरू मध्य पर पहुंचा तो स्वीडन वहां इंतजार कर रहा था। और स्वीडन सिर्फ देखने के लिए नहीं आया था। विस्बी कॉर्वेट्स पानी से प्रकट हो गई। ये कॉर्वेट्स पारंपरिक जहाज नहीं हैं। इन्हें एक ही उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है, गायब हो जाना। इनके कार्बन फाइबर के ढांचे और कोणीय डिजाइन से इनकी रडार पहचान 99% तक कम हो जाती है। दुश्मन प्रणाली के लिए ये जैसे मौजूद नहीं हैं, लेकिन वे वहां थीं, रूसी पनडुब्बी के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए। ये टॉर्पीड 47 एंटीशिप मिसाइल RBS 15 और 57 मिलीमीटर बोफोर्स तोपों से लैस थीं। आसमान में ग्रिपेन जैकेट अटैक स्पैनिंग 29 लड़ाकू विमान हवाई क्षेत्र पर हावी थे, जो अत्याधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार और लंबी दूरी के मेटेओर मिसाइलों से लैस थे। संदेश साफ था, जो भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा उसे पास आने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। और यहां सबसे रोचक बात है, स्वीडन ने इसे एक सामान्य ऑपरेशन कहा। हाँ, सामान्य उस शब्द का बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज था। यह बाल्टिक में नया सामान्य है। इस नए सामान्य में स्वीडन शिकारी है और रूस शिकार। लेकिन स्वीडन ने इतनी असमान शक्ति प्रदर्शन के साथ प्रतिक्रिया क्यों दी? इसका जवाब छुपा हुआ है। 300 से अधिक वर्षों के इतिहास में स्वीडन और रूस के बीच प्रतिद्वंद्विता कल शुरू नहीं हुई थी। यह 18वीं सदी की शुरुआत तक जाती है, जब प्योत्र द ग्रेट ने तय किया कि रूस को पश्चिम की ओर एक खिड़की चाहिए। समस्या यह थी कि स्वीडन पूरे बाल्टिक समुद्र तट को नियंत्रित करता था। वह उस समय की महाशक्ति थी। इसलिए प्योत्र ने युद्ध की घोषणा कर दी, और वह युद्ध, जिसे ग्रेट नॉर्दर्न वॉर कहा जाता है, 21 साल तक चला। सन 1709 में पाउटावा की लड़ाई में प्योत्र ने स्वीडिश सेना को कुचल दिया, और सन 1721 में निस्टार्ड की संधि के साथ रूस ने बाल्टिक तट के साथ साथ स्वीडन के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और इन जीती हुई जमीनों पर प्योत्र ने सेंट पीटर्सबर्ग बनाया, जो रूस की शाही राजधानी थी, जो सचमुच पहले स्वीडन का इलाका था, उसी पर बनाई गई थी। यह अपमान कभी नहीं भुलाया गया। शीत युद्ध के दौरान सतह के नीचे तनाव लगातार बना रहा। स्वीडन तटस्थ रहा, लेकिन हमेशा सतर्क था। और 1981 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे स्वीडन की एक पीढ़ी को प्रभावित किया। एक सोवियत पनडुब्बी U-137 स्वीडन के क्षेत्रीय जल में कार्लस्क्रोना नौसैनिक अड्डे के बहुत पास फंस गई थी। संदेह था कि उसमें परमाणु टॉर्पीडो थे। 10 दिनों तक स्वीडन कुछ नहीं कर सका, सिर्फ कूटनीतिक विरोध ही कर पाया। सोवियत संघ स्वीडन के जलक्षेत्र को अपने पिछवाड़े जैसा मानता था। यह घटना एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में जानी गई। इसलिए दशकों बाद जब वह रूसी पनडुब्बी बाल्टिक सागर में घसीटी जा रही थी, स्वीडन ने इसे अनदेखा नहीं किया। लेकिन यहाँ इससे भी बड़ी बात हो रही है, कुछ ऐसा जो ऐतिहासिक बदले से कहीं आगे जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती की जब उन्होंने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया। उन्हें लगा था कि वह नाटो को कमजोर कर देंगे, कि वह गठबंधन को
रूसी सीमाओं से दूर कर देंगे। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। फिनलैंड और स्वीडन, जिन्होंने सदियों तक सैन्य तटस्थता बनाए रखी थी, उन्होंने इस नीति को छोड़ दिया और नाटो में शामिल हो गए। और इसके साथ ही बाल्टिक का भू राजनीतिक नक्शा रातों रात बदल गया। एक नक्शे को देखिए और आप पाएंगे पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये सभी नाटो के सदस्य हैं। अब रूस पूरी तरह से घिर चुका है। बाल्टिक सागर तक सिर्फ 2 रास्ते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग और कालिनिनग्राद का एनक्लेव, जो अब अलग थलग हैं, डेनिश जलडमरू मध्य, जो अटलांटिक के लिए एकमात्र रास्ता है, अब नाटो की एक आंतरिक जलमार्ग की तरह नियंत्रित किए जा रहे हैं। जो कभी यूरोप के दिल की ओर इशारा करती हुई एक खंजर थी, वह अब एक पिंजरा बन गई है। एक रूसी क्षेत्र जो पूरी तरह से नाटो देशों से घिरा हुआ है, पूरी तरह से असुरक्षित और अलग थलग है। बाल्टिक सागर वह बन गया है जिसे कुछ लोग नाटो की झील कहते हैं। इसलिए जब नोवोरोसियस्क को वह अपमानजनक यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, तो वह इस नए भू राजनीतिक जाल की पहली बड़ी शिकार बना। अतीत में एक पनडुब्बी जिसमें यांत्रिक समस्याएं होती थीं, वह चुपचाप अपने बेस पर लौट सकती थी। लेकिन वह समय अब चला गया है, क्योंकि अब हर रूसी गतिविधि को नाटो के एकीकृत रडार और सेंसर नेटवर्क द्वारा मॉनिटर किया जाता है, जो स्वीडन के गोटलैंड द्वीप से लेकर एस्टोनिया के तट तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ कुछ और भी हो रहा है, कुछ ऐसा जिसका असर दशकों तक रहेगा। जब नाटो के वे सारे जहाज उस पनडुब्बी को एस्कॉर्ट कर रहे थे, वे सिर्फ निगरानी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि और भी बहुत कुछ कर रहे थे। वे एक अनमोल चीज इकट्ठा कर रहे थे। उस पनडुब्बी की ध्वनिक पहचान, हर पनडुब्बी की अपनी अनोखी ध्वनि पहचान होती है। डीजल इंजनों की आवाज, प्रोपेलर की कैविटेशन, सहायक पंपों का शोर, ये सब मिलकर एक खास पैटर्न बनाते हैं। और किलो क्लास को हमेशा ब्लैक होल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह इतनी शांत थी कि नाटो के सोनार से बस गायब ही हो जाती थी। लेकिन कई दिनों तक, जब वह पनडुब्बी हजारों किलोमीटर तक खींची जा रही थी, दर्जनों संवेदनशील हाइड्रोफोन ने हर डेसिबल, हर फ्रीक्वेंसी, हर कंपन को रिकॉर्ड किया। इसलिए इसका नतीजा रूस के लिए विनाशकारी है। सिर्फ नोवोरोसिस्क के ही राज उजागर नहीं हुए, अब पूरी किलो श्रेणी आसानी से पता लगाई जा सकती है। अदृश्यता की वह चादर जो इन पनडुब्बियों को खामोश हत्यारा बनाती थी, वह नष्ट हो गई है। अब जब भी कोई भी किलो पनडुब्बी महासागर में चलेगी, वह अब नाटो के सोनार के लिए अज्ञात खतरा नहीं रहेगा। वह एक शोरगुल वाला और जाना पहचाना लक्ष्य होगा, जिसकी कमजोरियां अच्छी तरह से जानी जाती हैं। और यही सब नहीं है। 13 अक्टूबर को जब पनडुब्बी को अभी भी घसीटा जा रहा था, नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने स्लोवेनिया के ल्यूब्लियाना में नाटो संसदीय सभा में भाषण दिया और उन्होंने हाल की सैन्य इतिहास की सबसे विनाशकारी बातों में से एक कही। रूटे ने कहा, एक अकेली और टूटी हुई रूसी पनडुब्बी है जो गश्त से वापस लौट रही है। एक अकेली और टूटी हुई रूसी पनडुब्बी है जो गश्त से वापस लौट रही है। टॉम क्लैंसी के 1984 के उपन्यास से यह कितना बड़ा बदलाव है। द हंट फॉर रेड अक्टूबर। आज यह ज्यादा द हंट फॉर द नियरेस्ट मैकेनिक जैसा लगता है। कमरे में ठहाके गूंज उठे। वैश्विक मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया और वह वाक्य वायरल हो गया। सिर्फ एक मजाक में रुट्टे ने रूसी नौसेना की 25 साल की बनी छवि को डुबो दिया। पुतिन ने दशकों तक यह कोशिश की कि सोवियत नौसेना को शीत युद्ध के दौरान जो डर और सम्मान मिलता था, उसे फिर से बनाया जा सके। लेकिन उस पल में सब कुछ मजाक बन गया। रूसी नौसेना पूरी दुनिया के लिए हंसी का कारण बन गई। इसलिए जो हम यहाँ देख रहे हैं वह सिर्फ एक टूटी हुई पनडुब्बी की कहानी नहीं है, यह एक विनाशकारी रणनीतिक गलती का ठोस प्रतीक है। पुतिन ने नाटो को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बाल्टिक सागर, जो कभी उनका पिछवाड़ा था, को अपनी ही जेल में बदल दिया। और यह जंग लगा हुआ पनडुब्बी, जिसे हजारों किलोमीटर तक घसीटा गया, 6 देशों की सतर्क निगरानी में
इस असफलता का स्मारक बन गया है। नाटो अब केवल रक्षात्मक गठबंधन नहीं है जो सिर्फ देखता और निंदा करता है। यह एक सक्रिय तंत्र में बदल गया है जो सीखता है, खुद को ढालता है और दुश्मन की हर कमजोरी को रणनीतिक लाभ में बदलने में सक्षम है। स्वीडन ने अपनी एक सदी से भी अधिक समय तक चली तटस्थता की नींद से जाग गया है और उसने न सिर्फ अपने ऐतिहासिक दुश्मन का सामना किया बल्कि उसके सबसे कमजोर समय में किया। स्वीडन अब अपनी जल सीमाओं में रूसी भूतों का पीछा नहीं कर रहा है, वह अपने ही क्षेत्र में शासन कर रहा है। नाटो के नए उत्तर मोर्चे पर मजबूत रक्षक। और क्रेमलिन के लिए यह अपमान का जुलूस सिर्फ प्रतिष्ठा की हानि नहीं है, पुतिन की अजेय नौसेना का मिथक जो दशकों में बड़ी बारीकी से बनाया गया था। अच्छा, जंग लग गया, टूट गया और घसीट कर ले जाया गया। ये सब सिर्फ एक फैसले से हुआ, एक आक्रमण जो नाटो को कमजोर करने के लिए किया गया था, लेकिन आखिरकार वही स्थिति बना दी जिससे पुतिन बचना चाहते थे। आखिरकार रूसी नौसेना के मिथक को डुबोने वाला कोई टॉर्पीडो नहीं था, बल्कि खुद क्रेमलिन का रणनीतिक अहंकार था। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि पुतिन ने कभी सोचा था कि यूक्रेन पर हमला करने से फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो भू राजनीति पसंद करने वालों से शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो मिस न करें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।